आइए आज हम बाणभट्ट कृत कादम्बरी का जो सुकनासोपदेश है, सुकनास जो उपदेश दे रहा है राजा चंद्रपीड़ को, उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की प्रगति को देखते हैं। और इसके पहले आप शिवराज विजय के जो भी प्रश्न किए हैं, वो दोनों भाग हो चुके हैं। उसमें से जो दूसरे भाग में जितने हम प्रश्न छोड़े हैं, उनके जितने भी उत्तर आए हैं बिल्कुल सही हैं। सरिता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और धनवीर जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, विनीता जी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है और अमिता पांडे जी आपके भी प्रश्न बिल्कुल सही है। तो आइए ये पहला प्रश्न देखते हैं कि बाणभट्ट की, यानी जो बाणभट्ट हैं, तो बाण की गद्य शैली है वो गौड़ी शैली है या वैदर्भी शैली है, कौशिकी है या पंचाली शैली है। तो ये पहला प्रश्न, क्योंकि कादम्बरी से बाण के लिए, जैसे बाणभट्ट की कृति जो कादम्बरी है, तो इसीलिए बाण की गद्य शैली आपसे पूछ रहा, तो ये प्रश्न मैं आपके लिए दे देता हूँ। ये पहला प्रश्न आपके लिए कि बाणभट्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसका मैं जो है बाणभट्ट की वीडियो बना के डाल दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, बाणभट्ट का परिचय डालेंगे तो आ जाएगी वीडियो, ठीक है। तो उसमें जो है आपको पता चल जाएगा कि किस रीति के कवि हैं। इसीलिए देखिए, आप ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो वही प्रश्न बार बार आते रहेंगे। देखिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है बाण की गद्य शैली। बाण के पिता का नाम क्या था? कुबेर था, वत्सा, अर्थपति था, चित्रभानु है। अगर आप बाणभट्ट की वो परिचय वाली वीडियो देखेंगे तो आपको क्रम से पता चल जाएगा कुबेर कौन है, कुबेर के बाद कौन हुआ, फिर वत्स कौन है और चित्रभानु कौन है। वो अगर आप क्रम से वो कहानी को याद कर लेंगे तो आपको बिल्कुल बाणभट्ट के परिचय के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो इसका बाणभट्ट के जो पिता हैं कौन है? तो बाणभट्ट के पिता हैं चित्रभानु। कौन है? चित्रभानु, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा इसे और जूम कर देते हैं। अब देखिए बाणभट्ट के पुत्र का क्या नाम है? जो बाणभट्ट हैं उनके पुत्र का क्या नाम है? तो बाणभट्ट के पुत्र का नाम है भूषण भट्ट। क्या नाम है? उसी वीडियो में ये भी आपको मिल जाएगा, भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें सभी आपके जो सातों कवियों, 6 ही कवि हैं, लेकिन वही जो सातों कवि आप मान लीजिए उनकी जो है एक साथ विस्तार से जो है उनके बारे में जो है एक 20 मिनट की वीडियो में आप उसे प्रतिदिन देखना, तो आपके जो भी कवि से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्द ही वो वीडियो आ जाएगी आपको। अब देखिए, तो ये हुआ आपका सी नंबर, भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। पूछ रहा है बाण किस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं? वत्स गोत्र में या भृगु गोत्र में या काश्यप गोत्र में या गौतम गोत्र में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, वत्स गोत्र में, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए बाण का निवास स्थान पूछा है। उज्जैनी माना जाता है, गया बिहार माना जाता है, अचलपुर माना जाता है, या सोन नदी के तट पर प्रीतकूट ग्राम? तो ये प्रश्न आपके लिए है कि बाण का निवास स्थान, क्योंकि बाण के बारे में मैं पूरा बता दिया हूँ, इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि क्या आपको कहाँ तक ये चीज़ें याद हुई हैं, ठीक है। तो ये 5वें का उत्तर आपको देना है, क्या है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है शुकनाश के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि कब कालुष्य को प्राप्त होती है? तो ये कब प्राप्त होती है? या वृद्धा अवस्थाम, या यौनारंभे, या बाल्यावस्थाम, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका यौवन, ठीक है। ये जो होगा बी नंबर आपका, जब यौवन यानी बिल्कुल युवक था उसी के आरंभ में जो है उसे प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं। देखिए तारापीड़ पुत्र है, ये वाली भी मैं वीडियो आपको दे दूंगा कि तारापीड़ कौन है, चंद्रापीड़ कौन है, इससे भी आपको महत्वपूर्ण परिचय पता चल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए तारापीड़ कौन था? तारापीड़ का पुत्र पूछ रहा है, तारापीड़ का पुत्र कौन था? शुकनाश था, वैश्रमपायन था, पुंडरीक था या चंद्रापीड़ था? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा सी, क्योंकि तारापीड़ का पुत्र चंद्रापीड़ था। और ये देखिए शुकनाश जो है इसका मंत्री था, और शुकनाश का लड़का जो था वैश्रमपायन था, ठीक है। कौन था? वैश्रमपायन। अब ये फिर चंद्रापीड़ जब राजा बन जाता है, जब चंद्रापीड़ राजा बन जाता है तो ये इसका मंत्री हो जाता है वैश्रमपायन, ठीक है। ये आप ध्यान देना।
और देखिए एक चीज़ यहाँ से, वैशंपायन जो है इसको श्राप किसने दिया था? तो वैशंपायन को श्राप कादम्बरी की सखी जो थी महाश्वेता ने इसे श्राप दे दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए देखिए पूछ लिया वैशंपायन किसका पुत्र है। देखिए अगर ध्यान से आप पढ़े होंगे, देखिए अभी मैंने बताया आपको, एक बार देखिए फिर से देख लेते हैं। तारापीड़ का पुत्र बताया चंद्रपीड़, शुकनाश का पुत्र बताया वैशंपायन। ठीक है, तो अभी अगर आप ध्यान से अगर इस देख रहे हैं तो तुरंत समझ जाएंगे। देखिए पूछ लिए वैशंपायन किसका पुत्र है, शुकनाश का पुत्र है, तारापीड़ का है, चंद्रपीड़ का है, पुंडरीक का है। तो आप तुरंत लगा लेंगे 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि अभी बताया ना शुकनाश का पुत्र वैशंपायन है और तारापीड़ का पुत्र चंद्रपीड़ है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात ये है कि आपको ये इस बात को याद करना है कि जब तारापीड़ का मंत्री कौन है, तो वो शुकनाश है। ठीक है, और चंद्रपीड़ का मंत्री कौन है, तो वैशंपायन है। अब ये दोनों पिता पुत्र हैं और ये दोनों पिता पुत्र हैं। तो जब ये राजा था तारापीड़ तो ये मंत्री था, और जब चंद्रपीड़ राजा था तो वैशंपायन। ये बात आशा करता हूँ कि आपको याद हो गई होगी। आगे चलते हैं। देखिए तारापीड़ का मंत्री है, तारापीड़ देखिए पूछ लिए, वही प्रश्न पूछ लिया, ध्यान से कर देंगे। ये पूछ लिए तारापीड़ का शुकनाश मंत्री अभी मैंने बताया, चंद्रपीड़ का वैशंपायन मंत्री बताया। तो देखिए पूछा है तारापीड़ का मंत्री है तो कौन होगा, ये होगा आपका, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शुकनाश हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे प्रश्न फंसते हैं। और देखिए आपको जैसे अगर आप बाणभट्ट का परिचय अगर देखे होंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अर्थपति कौन है और चित्रभानु कौन। देखिए हर वीडियो में पूरा बताना विस्तार से, वीडियो आपकी लंबी हो जाती है जिसे आप फिर देखते नहीं हैं। इस कारण से आपको संक्षिप्त परिचय जो है बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप जो भी वीडियो बन रही हैं उन्हें अगर आप देखते हैं तो अगले प्रश्न आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न को। पूछ रहा है चंद्रपीड़ को किससे प्यार था। देखिए जो चंडाल कन्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। चंडाल कन्या अभी आप देखे होंगे, इसके पहले प्रश्न जो है उसमें वैशंपायन एक नाम आया है। ठीक है, वैशंपायन, पुंडरीक आया है, पुंडरीक। तो पुंडरीक की जो है ये माता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये समझ लीजिए चंद्रपीड़ को किससे प्यार हुआ, महाश्वेता से, पत्रलेखा से या कादम्बरी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कादम्बरी को। चंद्रपीड़ को कादम्बरी से प्यार हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद कर लीजिए, ये जो महाश्वेता है, महाश्वेता इसका जो मंत्री कौन था, इसका मंत्री था वैशंपायन। तो वैशंपायन को इस महाश्वेता से प्रेम होता है और महाश्वेता जी श्राप दे देती हैं वैशंपायन को। तो ये क्या हो जाता है, शुभ। आगे चलते हैं। चंद्रपीड़ की माता, चंद्रपीड़ की माता पूछ रहा है, चंद्रपीड़ की आखिर माता कौन थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका रानी बिलासवती। क्या हो जाएगा, रानी बिलासवती। महाश्वेता नहीं हो सकती, मनोरमा भी नहीं। पत्रलेखा चंद्रपीड़ की कौन थी, ये कमेंट करके आपको बताना है कि पत्रलेखा जो है चंद्रपीड़ की कौन थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पुंडरीक के पिता, जो पुंडरीक है, पुंडरीक के पिता कौन है, चित्रभानु हैं, अर्थकेतु हैं या शुकनाश हैं, श्वेत। तो श्वेत केतु के पुत्र, श्वेत केतु के पुत्र पुंडरीक हैं। ठीक है, 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है, अच्छोद सरोवर में या हेमकूट में या मानसरोवर में या पंपा सरोवर में। तो किसमें है, 11 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अच्छोद सरोवर में। ठीक है, आगे चलते हैं। कादम्बरी किसकी पुत्री है, शूद्रक की या श्वेत केतु की या गंधर्वराज चित्ररथ की या शुकनाश की। तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री है। तो आप अगर देखिए वही इसीलिए कह रहा हूँ, कादम्बरी का मैंने भी परिचय करा दिया है कि कादम्बरी का आप डालेंगे कादम्बरी का सामान्य परिचय, यूट्यूब में डालिए कादम्बरी का सामान्य परिचय
और मेरे चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी आ जाएगी वीडियो। तो उससे आप देखिए कादम्बरी के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उन्हें मैं इसीलिए कहता हूँ नोट कर लीजिए। ये चीज़ें नोट करने वाली कि कादम्बरी के पिता कौन है, गंधर्वराज चित्ररथ हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की। अब ये प्रश्न आपको बताना है कि कादम्बरी की माता का नाम। तो कादम्बरी की माता कौन है, ये प्रश्न आपके लिए 15 नंबर। और आप जब उत्तर दीजिए तो देखिए 15 नंबर, और जो भी मान लेते इसका बी सही है या डी सही है या सी सही है या ए सही है, तो ऐसे मान लीजिए ए सही है तो ए लिखिए, बी सही है तो बी लिखिए, इस प्रकार लिख के आपको भेजना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न मैं आप के लिए छोड़ूंगा इसलिए क्योंकि जो कादम्बरी कथा वो बाणभट्ट की है, उसमें भी एक पूर्वार्ध भाग है और एक उत्तरार्ध भाग है। तो पूर्वार्ध भाग की रचना किसने की और उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की, ये उत्तरार्ध वाला आपको मैं दे रहा हूँ कि किसने किया। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है। देखिए जो तारापीड़ की राजधानी है, तो ये भी आपको उत्तर देना है, तारापीड़ की कौन सी राजधानी है। कादम्बरी कथा का मुख्य रस है, इस प्रश्न को बता देता हूँ कि कादम्बरी का मुख्य रस जो है क्या है। कादम्बरी का देखिए इसमें जैसे कि आप अभी देखिए राजा चंद्रापीड़ कादम्बरी से प्रेम करता है, तो देखिए जहाँ प्रेम वाली चीज़ें आ जाती हैं, प्यार वाली चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ श्रृंगार रस हो जाता है। क्या हो जाता है, श्रृंगार। तो आप वैसे भी श्रृंगार रस को समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कादम्बरी कथा का प्रधान नायक है, जो कादम्बरी है उसका कथा का प्रधान नायक कौन है, तो वो हो जाएगा आपका चंद्रपीड़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चंद्रपीड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर देखिए आप क्रम से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जैसे कि अब हमारा कौन से बचे हैं ग्रंथ, हमारा मेघदूत बता हुआ है, और मेघदूत के बाद हमारा ये जो बाणभट्ट की कादम्बरी है, इसकी एक वीडियो और बना के दे देंगे आपको, और मेघदूत की जो दो वीडियो हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टीजीटी का 125 प्रश्न का प्रश्नोत्तरी चलेगी। ठीक है, तो उसमें आप ज़रूर जुड़ना। देखिए अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। बाणभट्टस्य मातुः नाम अस्ति, यानी बाणभट्ट की माता का क्या नाम था। जो बाणभट्ट थे, तो इसीलिए कहा हूँ कि कवि का परिचय और ग्रंथ का परिचय, इसीलिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ जिसमें कवि का परिचय, सभी कवियों का परिचय एक साथ, और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी ग्रंथों का एक साथ परिचय, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी ग्रंथों की सूक्तियाँ, और एक वीडियो में सभी ग्रंथों के महत्वपूर्ण शब्दार्थ, और फिर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें से कि जैसे कादम्बरी के महत्वपूर्ण शब्द, नीति शतक के महत्वपूर्ण शब्द, अभिज्ञान शाकुंतलम की, ये चीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, जितना बना देते हैं बस इतना ही आपको देखते रहना है। बाणभट्टस्य मातुः नाम अस्ति, बाणभट्ट की माता का क्या नाम था, तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, बाणभट्ट की माता का नाम था राजदेवी। क्या था, राजदेवी। आगे चलते हैं। देखिए पूछ लिया शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था, तो ये प्रश्न आपको देना है कि राजा शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था। ठीक है, आगे चलते हैं। बाणभट्ट की कादम्बरी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे तो आप अभी से नोट कर लीजिए। बाणभट्ट की कादम्बरी, बाणभट्ट की कादम्बरी क्या है, एक कथा है, मुक्तक है, या महाकाव्य है, आख्यायिका है, क्या है। ज़्यादातर देखिए आख्यायिका में कोई लगा देगा या कोई कथा लगा देगी, यही दो, इनमें तो नहीं लगा सकते हैं, वो तो मुझे पता है। तो इन्हीं में से आप प्रश्न को जो है गलत कर देते हैं, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान दे लीजिए कि बाणभट्ट की जो कादम्बरी है एक कथा है। इस कथा को आप सुन रहे हैं, मैं इस कथा को भी आपको बता दूंगा कि राजा तारापीड़ कौन है, चंद्रापीड़ कौन है, इस कथा को विस्तार पूर्वक आपको समझा दूंगा। जल्दी वो वीडियो हो सकता है तो शायद आज ही आपको ये वीडियो कादम्बरी की जो कथा उसे आप ज़रूर देख लेना, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि तारापीड़ कौन है, चंद्रापीड़ कौन है, कादम्बरी कौन है, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये वाला समझ में आ गए कि बाणभट्ट की कादम्बरी क्या है, कथा है, आख्यायिका में नहीं लगाना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा इसे और इधर कर लेते हैं। हाँ देखिए पूछ रहा है कादम्बरी के कथा मुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है, तारापीड़ का, चंद्रापीड़ का, शूद्रक का, पुंडरीक का। तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा भैया,
शूद्रक का, राजा शूद्रक का है वर्णन। ठीक है, आगे चलते हैं। युवा चंद्रपीड़ को सार गर्भित उपदेश किसने दिया? अब ये प्रश्न आपके लिए युवा चंद्रपीड़ को, अभी इस प्रश्न को अगर ऊपर पढ़े होंगे तो आप समझ जाएंगे कि युवा चंद्रपीड़ को सार गर्भित उपदेश शुकनाशोपदेश, इसका नाम क्यों पड़ा शुकनाशोपदेश, आप समझ गए होंगे। तो आप इसका उत्तर मुझे देके बताएंगे कि 24 का उत्तर क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किन्ना परिचयम, देखिए इधर जा रहा, आप सही। किन्ना परिचयम रक्षति नाभिजनमीक्षते न रूपमालोक्यते न क्रमम अनुवर्तते। ये पंक्तियाँ जो देखिए ऐसे कर, हाँ ये पंक्तियाँ जो हैं किस प्रसंग में आई हैं? कादम्बरी के सौंदर्य वर्णन में अथवा चंडाल कन्या वर्णन में, लक्ष्मी की निंदा और महाश्वेता की गुण वर्णन में। तो किस में आई हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सी नंबर, लक्ष्मी की निंदा में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यह सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? तो ये किसका माना जाता है? ये हो जाएगा आपका ए नंबर, बाणभट्ट का। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, मान लेते हैं ये प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, एक कहने का मतलब, तो ये आप ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना, कहीं भी गलती हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, वैसे प्रयास पूरा रहता है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आंसर टाइपिंग में या प्रश्न की टाइपिंग में गलत भी हो जाए तो उसका आपको सही उत्तर देना है और बताना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। और जो भी प्रश्न छूट जाते हैं, जो भी प्रश्न छूटते हैं उनका उत्तर भी आपको बताना है। आगे चलते हैं। देखिए कि भवादृशाएव भवन्ति भाजानुपदेशना, यहाँ भाव दृशा पद से किसका संकेत किया गया है? भाव दृशा से किसका संकेत किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका चंद्रापीड़ का। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए कि करीड़ा पद का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ वाले जो चीज़ है इन्हें आप लिखते जाना, क्योंकि भाई देखिए एक बार पढ़ लेंगे याद तो होगा नहीं, तो ये चीज़ को आपको क्या करना है, तुरंत नोट कर लेना है। क्या कर लेंगे? तुरंत आपको नोट कर लेंगे। जैसे करीड़ा का अर्थ होता है गजा, तो ये जो है आप अभी लिख लीजिए और एक छोटी सी पुस्तक बना लीजिए, जो शब्दार्थ इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हीं को आपको लिखते जाना है। तो ये शब्दार्थ आप प्रतिदिन थोड़ा देख लेंगे तो आपको ये जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 29 नंबर प्रश्न को देखिए। पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु का उपदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 30 नंबर प्रश्न को देखिए कि रजनी कर गभस्तयः, तो गभस्तयः पद का अर्थ पूछ रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ। देखिए एक शब्दार्थ वाला बना लीजिए, एक छोटी सी कापी, उसमें आप इन्हें लिखते जाइए। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न का आपका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा किरणें। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए इस प्रश्न को देखते हैं 31 नंबर। हरित पुत्र था, किसका था? महर्षि अगस्त्य का, महर्षि जाबाली का, महर्षि श्वेत केतु का, महर्षि विश्वामित्र का। तो 31 का क्या हो जाएगा? महर्षि जाबाली का। ठीक है, आगे चलते हैं। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? इसका उत्तर आपको देना है कि सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है। देखिए आगे चलते हैं। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम ऐसा सुक्ति ही कुतः उदिता अस्ति। ये सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये उत्तर आपको बताना है। नहीं, इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि
इसका उत्तर हो जाएगा आपका सुकनासोपदेश, कादम्बरी का सुकनासोपदेश। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप थोड़ा भी गलत कर दें, कादम्बरी का कथा मुखात और कादम्बरी उत्तरार्ध भागात कादम्बर्याम नास्ति, तो ये जो है थोड़ा इसीलिए मैं आपको बता दिया कादम्बरी का शुकनाशो, ये बी नंबर सही हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए चंद्रापीड़ के चरित्र की विशेषता नहीं है विवेकी युवक, पराक्रमी राजपुत्र, सहृदय प्रेमी, अस्पष्ट वक्ता। तो 34 का क्या हो जाएगा? 34 का आंसर आपको देना है। अब आपके लिए कुछ प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ। अब ये वाला देखिए प्रश्न अगर आपसे गलत हुआ, इसे मुझे बताना नहीं है आपको कि वाणी वाणो बभूव इति कथन कस्य अस्ति, ये कथन किसका है? अगर आप बाण भट्ट का परिचय देखे होंगे तो मैंने आप इसको गायन करके बता दिया कि किसका कथन है, वाणी वाणो बभूव। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, ये गलत न होना चाहिए आपसे किसी से। देखिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि बाणः कवीनामयि चक्रवर्ती, यह कथन किसका है? देखिए इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा वाचन कर लीजिए। ठीक है, तो 36 का बता देता हूँ आपको, इसका हो जाएगा आपका शोरढल। ठीक है, ये ए नंबर आपको सही हो जाएगा। देखते हैं कि बाणस्तु पंचाननः, बाणस्तु पंचाननः, यह कथन किसका है? अब ये प्रश्न उत्तर आप देंगे और एक बार मेरी बात सुन लीजिए कि आप बाण भट्ट का जीवन परिचय डाल के यूट्यूब में एक बार फिर से आप बाण भट्ट का परिचय देख लीजिए। उसे देखेंगे तो आपके लगभग 10 प्रश्न ऐसे आएंगे जो इससे अभी मैं पूछा उन प्रश्नों के आप उत्तर दे ले जाते। तो एक बार बाण भट्ट का परिचय आप देख लीजिए फिर से। ठीक है, तो इसका आपको देखिए उत्तर देना है और ये वाला इसके पहले वाला उत्तर तो देना ही देना है आपको। तो देखिए कि अपरिणामो पश्चिमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से ली गई है? तो 38 का क्या हो जाएगा भैया? 38 का हो जाएगा आपका ए नंबर, कादम्बरी के शुकनासोपदेश से। ठीक है, आगे चलते हैं कि गंधर्व नगर लेखे वो पश्यत एव नश्यति, इसीलिए मैं आपको गायन करा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ा याद आए, दिमाग में आ जाए। गंधर्व नगर लेखे वो पश्यत एव नश्यति, यह कथन किसके लिए कहा गया है? ठीक है, तो 39 का क्या हो जाएगा आपका? लक्ष्मी के लिए कहा गया। और एक बात ये बताना, हम जो है सोच रहे हैं या तो आपको पेपर मॉडल करा देते हैं, ठीक है, टीजीटी के 125 प्रश्न, या तो आपका जो है अभिज्ञान शाकुंतला मूल पाठ चालू कर देते हैं। तो मूल पाठ अगर आप कहें तो कमेंट में आप बता सकते हैं, जो भी आप चाहें वही चालू कर देते हैं। या अगर आपको शब्द रूप याद करने में दिक्कत हो रही है तो उनका गायन करके मैं आपको वीडियो बना के दे दूं, और अब आपको 2-2, 3-3 वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, जल्द ही। अगले प्रश्न को देखते हैं कि दुष्टा पिशाची अनार्या दुराचारिणी आदि पदों का प्रयोग बाण ने किसके लिए किया? तो बाण जो थे किसके लिए इन्होंने प्रयोग किया है? लक्ष्मी के लिए प्रयोग किया। ठीक है, आगे चलते हैं। यथा यथा चेयम चपला दीप्ते, यहाँ चपला पद से किसका संकेत किया गया है? तो चपला से भैया किसका संकेत किया गया है? ये चपला से देखिए लक्ष्मी का किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। कुमारः तथा प्रयतेथः यथा नोपहस्यसे जनः न निध्वंससे साधुभिः नाधिक्रियसे गुरुभिः, यह कथन किसने और किसके लिए कहा? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा आपका बी नंबर, शुकनास ने चंद्रपीड़ से कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बहुत मस्त प्रश्न आया। बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं दुष्ट राजागण या सेवकगण या सैनिकगण या चंद्रापीड़। तो भैया कौन था? ये थे आपके दुष्ट राजागण, बड़े बूढ़ों की। ठीक है,
आप ऐसा न करना, बड़ों की आदर करना और बड़ों का सम्मान करना। न प्रणमन्ति देवाद्भः न पूजयन्ति द्विजातिनः न मानयन्ति मान्यान् न अभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्। पंक्तियों में किसका वर्णन किया है? राजाओं का, सेवकों का, विद्वानों का या देवताओं का? तो 44 नंबर का आपका हो जाएगा राजाओं का, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ईसेवा पद का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा सर, बाण, तीर, उपयुक्त सभी, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। 46 नंबर, कुलीराः इव तिर्यक् परिभ्रमन्ति। यहाँ कुलीर पद का क्या अर्थ है? तो ये प्रश्न आपके लिए, कुलीर का क्या अर्थ है? अब देखिए कुछ अर्थ वाले हैं, इन्हें आप नोट करते जाना। थगोत पद का क्या अर्थ है? तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, कदलिका, काम, कर्णिका है। यहाँ कदलिका पद का अर्थ, देखिए अर्थ वाले बहुत प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ इन्हें नोट कर लीजिए। तो इसका 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा आपका सी नंबर, केले का बगीचा। ठीक है, केले का बगीचा। राहुजिह्या धर्मेन्द्र मंडलस्य, यहाँ राहुजिह्या पद का प्रयुक्त है। ये जो अर्थ क्या पूछ रहा है आपसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या हो जाएगा? लक्ष्मी के लिए आया है। ठीक है, एक प्रश्न और करा देते हैं आपका। ठीक है, आसी विसाह पद का अर्थ क्या है? तो इन्हें आप नोट करते जाना। देखिए 50 का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा सर्प। ठीक है, बी नंबर। तो ये यहाँ तक आप देख चुके हैं, और जो भी प्रश्न छूटे हुए हैं उनका उत्तर आपको देना है। और मैं बताया हूँ कि अभी ज्ञान चालू करें या आपकी प्रश्नोत्तरी चालू करें, या आपको कमेंट करके बता देना है। नमा संस्कृता मित्रों, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आपको संस्कृत का प्रचार करना, अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करना है, वीडियो को भेजना है। नमा संस्कृता मित्रों।